नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। आज हम सुबह का कार्यक्रम नहीं कर सके। जब बाहर होते हैं तो कई परेशानियाँ आ जाती है या कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब हम कार्यक्रम करने से ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि वो किया जाए। तो पटना आए हुए हैं तो पटना थोड़ा घूमना भी हो जाता है, दोस्तों से मिलना ज़रूरी हो जाता है, लोगों से मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो सुबह-सुबह आज मुझे निकलना था और इस चक्कर में मैं कार्यक्रम नहीं कर सका, लेकिन शाम में हमने सोचा 5 बजे ही करते हैं और 5 बजे आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं मुन्ना लाल जी, चंद्रशेखर साहू जी। मुन्ना लाल जी देखिए बहुत समय के बाद आए। गणेश मीणा जी नमस्कार। और जो स्क्रीन पर हमारे साथी हैं, जो कमेंट बॉक्स में हमारे साथी हैं, आप सबको नमस्कार, सबका स्वागत। देखिए 2 तस्वीर है। एक तस्वीर है जो बिहार की है, बिहार में पटना। कल जो है यात्रा एक तरह से कहिए जो शुरू हुई थी सासाराम से, आरा पहुँच करके समाप्त हुई और उसका समापन कार्यक्रम जो है वो एक तरह से समापन तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी समापन के बाद एक और शुरुआत है। मैं इसको शुरुआत के तौर पे देखता हूँ। पटना में कल राहुल गांधी पटना गांधी मैदान से हाई कोर्ट, बेली रोड पे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, वहां तक यात्रा आएगी, पद यात्रा करेंगे। बिहार में जब राहुल गांधी घूमे, पद यात्रा उन्होंने ही की, गाड़ी पे सवार रहे, लोगों से मिले, भारी समर्थन मिला। ये भी चर्चा थी कि गांधी मैदान में वो रैली करेंगे, लेकिन रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50,000 लोग आज रात गांधी मैदान में ठहरेंगे। उनके ठहरने का इंतजाम है, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं और कल वो पटना की सड़कों पर चलते नजर आएंगे, पदयात्रा होगी। तो कल की तस्वीर अलग होगी सुबह 10 बजे से। 10:30 बजे अगर हम लाइव कर सके तो हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे कई सारी चीजें। और दूसरी तरफ एक तस्वीर है जो चीन गए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और चीन में एससीओ की बैठक है और वहाँ पे पाकिस्तान भी है, चीन भी है, हम भी हैं। एक गीत है बड़ा फेमस, बेसिकली कव्वाली है, तुम भी हो हम भी हैं, दोनों है आमने सामने। तो आप याद कीजिए जब कुछ समय पहले की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इधर हम हिंदुस्तान, उधर उधर पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन। हमारे सेना के अधिकारी ने भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, हमारी तरफ कौन था? अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इजरायल ने समर्थन दिया, लेकिन बात नहीं बनी। और ट्रंप ने बतला ही दिया कि भाई हमारे कहने पर यह युद्ध या जो न्यूक्लियर वार होने से रुक गया और लड़ाई रोक दी, और भारत ने रोकी। 24 घंटे का हमने समय दिया था नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी 5 घंटे में ही सरेंडर कर गए। लेकिन दुनिया की तस्वीर जो बदल रही है, खास करके ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है, और हमारे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगा दिया। 50%, 25% टैरिफ और 25% जुर्माना। चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। और ये जो टैरिफ लगा है भारत के ऊपर, कहा जा रहा है कि टैरिफ और बढ़ा भी सकता है ट्रंप, अमेरिका। अब हमारे सामने, भारत के सामने क्या रास्ता है? हम अमेरिका हमको परेशान कर रहा है, हमको आर्थिक दंड दे रहा है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज से कहा है कि भारत पे वही प्रतिबंध लगाओ जो हमने लगाया है। बीच में चर्चा हम लोगों ने की थी और भारत ने भी कोशिश की थी कि इंग्लैंड के साथ और कुछ देशों के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने समझौता किया था, व्यापारिक डील की थी कि 0% टैरिफ के साथ हम व्यापार करेंगे। अमेरिका ने उन देशों को धमकाया है एक तरह से। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। और दूसरी तरफ जो है चीन में पाकिस्तान का भी जोरदार स्वागत हुआ है। शाहनवाज खान वहां पहुंचे हुए हैं, चीन है वहां। चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे दुश्मन हैं, रहे हैं। हालांकि चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि हम दोनों दोस्त हैं। और अब जब हम दोनों मिले, कहा उन्होंने जिनपिंग ने
कि चीन और भारत दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार है और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के लिए अवसर है। जब तक दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करते रहेंगे, तब तक हम विकास करते रहेंगे। जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी और एक दूसरे की सफलता में मदद करने वाले दोस्त बनना चाहिए। ये जिनपिंग ने कहा है। प्रधानमंत्री तो गए ही हैं दोस्ती का हाथ लेकर के। और प्रधानमंत्री ने ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने चीन से कहा है कि भारत आइए। जिनपिंग साहब को 2026 में 18वां ब्रिक्स समिट है, जिसकी मेजबानी भारत करने वाला है। और कल नरेंद्र मोदी पुतिन से भी मिलेंगे। इसमें 20 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी समिट में शामिल हैं। तो भारत कोट अनकोट दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ और अमेरिका की नजर, मीडिया तो कब पलटी मार ले। कभी जो है अमेरिका और मोदी, ट्रंप और मोदी, अमेरिका और भारत मिल रहा था तो चीन को परेशानी हो रही थी। अब मीडिया लगा हुआ कि चीन और भारत मिल रहे हैं तो अमेरिका को परेशानी हो रही है। किसको परेशानी हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा से क्या कुछ बदला है बिहार में, कांग्रेस के लिए, आम आदमी की नजर में क्या है। हमारे साथ देखिए फिलहाल 3 साथी हैं। हमारे साथ है शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत। एक और साथी जुड़ेंगे, आएंगे। मैं एक तो दिखाता हूँ, 2 वीडियो दिखाता हूँ। पहले क्योंकि हमने कांग्रेस से शुरू किया, राहुल गांधी से शुरू किया है, तो पहले गांधी मैदान से क्या है वो देख लीजिए, पटना के गांधी मैदान से। इस मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं। लगभग 50,000 लोगों के रात में रुकने की व्यवस्था इस मैदान में की गई है। 10,000 से अधिक महिलाओं के रुकने की व्यवस्था इस मैदान में की गई है, जो आज रात को यहाँ पर इस मैदान में रुकेंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कल सुबह 10 बजे मार्च पे आप सबका इंतजार है। We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. तो ये बता रहा है हमारे सेना के अधिकारी, डिप्टी COAS। पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीन ने साथ दिया पाकिस्तान का। हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजीत भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। पटना से हैं और कांग्रेस के जो नेता है बिहार के, उन प्रमुख नेताओं में से एक है। मंजीत भाई, शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या तैयारी है? देवेंद्र जी तो बता रहे हैं कि 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम गांधी मैदान में किया है, और क्या क्या होना है, और क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या बदला है बिहार में? ये सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा से जो ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो गठजोड़ था, और जो 65 लाख मतदाताओं को के नाम काट दिए गए, और भाजपा का ये प्रचार है कि वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो यहाँ के हैं, तो वहाँ के हैं, तो फलाने के हैं। सारे अधिकतम लोग और लगभग सारे लोग जो है बिहार के गांव में और बिहार के निवासी हैं, और जो लगातार उनके बाप दादा वोट करते आए हैं, वो खुद वोट करते हैं, उनका नाम कट गया और वो हैरान परेशान है। और चुनाव आयोग नई नई चीजें को लेकर के सामने आ रहा है। तो ये जो पर्दाफाश जिसको कहते हैं, इस यात्रा में गांव के अंतिम व्यक्ति को, पंचायत के अंतिम व्यक्ति को ये संदेश देने में सफल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मत का अधिकार। देखिए, अगर किसी सरकार को ये समझ में आ जाए कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे, तो 5 साल के बाद अगर जनता के पास नेता जाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के नेता 5 साल के बाद अगर वो जाते हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण यही है कि एक वोट का अधिकार सभी लोगों के पास है। और
जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बेंगलोर के सीटों का, महाराष्ट्र के और चुनावों का जो एक तरीके से एकदम ऑपरेशन करके उदाहरण दिया है, उसके बाद तो ये पुख्ता तौर पे चीजें सामने आ रही किस तरीके से चुनाव को मैनेज करने की कोशिश है। तो डेमोक्रेसी में चुनाव मैनेज हो जाए, वोटर ना रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिहार के मैं तो सभी जिलों में 17 तारीख से लेकर के कल तक जो यात्रा थी उसमें सभी जिलों में रहा हूँ लगभग, और जो उत्साह जो देखा है इस यात्रा के समर्थन में और भाजपा और एनडीए के खिलाफ जो आक्रोश लोगों के मन में है, वो चुनाव आयोग को भी बहुत महंगा पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जो सरकार जो बिहार में या केंद्र में है, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो नारा है महज नारा नहीं है, मुझे लगता है ये सभी लोगों के जुबान पे आ गया है। और ये सिर्फ बिहार के चुनाव तक नहीं बल्कि आगे भी जहां जहां जिस तरीके से चुनाव होंगे उस चुनावों में लोग अपनी पैनी नजर रखने वाले हैं कि एक एक वोट को, जब हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होगा, हम इसके पहले वोट किए हुए होंगे और उसके बाद जब हम जाएंगे बूथ पर और हमको पता लगेगा कि मेरा नाम ही नहीं है, तो बताइए फिर ये जनता के प्रतिनिधि होने का, चुने जाने का क्या मतलब है। फिर जहां तक आपने कहा कि तैयारी का सवाल है, तो बिहार में 1 तारीख जो कल का है वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है। पटना का कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चारों तरफ से जो पटना के जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उत्तर से, पश्चिम से, पूरब से, दक्षिण से, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और पूरे पटना में अभी से लोगों का आना शुरू हो गया है गांधी मैदान में और अलग अलग जगहों पे। और मैं समझता हूँ 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता पटना के आसपास से पूरे अलग अलग जिलों से आने वाले हैं और वो गांधी मैदान में रात से लेकर के सुबह तक इकट्ठा होंगे और वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो पदयात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है चुनाव आयोग को या सरकार को। देखिए, इसीलिए हमारे लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई होती है। जिस तरीके से सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने गुंडों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको एक साथ लेकर के हथियार बंद होकर के जिस तरीके से सदाकत आश्रम में हमला किया, स्पष्ट करता है कि इन लोगों को डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, चुनाव में कोई विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लाठी के बल पे, चोरी के बल पे या विधायकों को खरीद लेने के बल पे किसी भी तरीके से हम सत्ता में बने रहे, ये इनकी कोशिश है जो बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। ये कह सकते हैं कि बिहार जो है एक लोकतंत्र की जननी रही है, सामाजिक न्याय की रणभूमि है। कमजोर वर्ग के लोग चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, इन सारे सवालों के ऊपर अगर कोई ताला लगा देगा तो वो वोट चोरी है। तो वोट चोरी किस तरीके से है ये आप सब लोगों ने, मीडिया, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आप जैसे जो यूट्यूब के चैनल के ये जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीजों को सामने लाने का काम किया है। और ये कल के बाद जो यात्रा होगी उसके बाद बहुत प्रभावी तरीके से और बहुत समझते हैं कि ऐतिहासिक तरीके से विपक्ष को और चुनाव आयोग को, अभी भी चुनाव आयोग को कम से कम अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए, माफी मांगते हुए, जो चीजें गड़बड़ी हुई उसको दुरुस्त करने के लिए पहल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी, एक और चीज मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, ये पवन खेड़ा जी और जो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा है जरा इसको भी सुनते हैं, फिर मंजीत भाई मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये देखिए, चौंकाने वाली है, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेस से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए, आपने सुना होगा। वो चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे,
नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं, वह उनको चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। ये जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। शैलेंद्र भाई, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप झारखंड से हैं। झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में भी ढेर सारी बातें हुई कि घुसपैठिए आ गए हैं, फलाना आ गया, ढुमकाना आ गया, तमाम चीजें हुई। ये मेरी चिंता, मैं ये भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कई लोगों से हमने बात भी की, जैसे नालंदा जिला के कुछ लोग आए हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भैया नाम कटा है, लेकिन जेन्युइन नाम कटा है, कोई ऐसा नाम नहीं कटा है जिसको लेकर के, और जिनका है उनका आसानी से हो जा रहा है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कांग्रेस प्रॉब्लम बता रही है। आपको क्या लगता है कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के लोग या आरजेडी के लोग तो परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि एक माले के जो वहाँ काराकट के लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। कुछ लोगों के नाम कटे होंगे लेकिन ज्यादातर ठीक ही है। क्या आपको लग रहा है कि इस नाम काटे या नाम जोड़े जाने के बाद जो मंजीत भाई कह रहे हैं, लंबी इतनी यात्रा चली, 15-16 दिन की यात्रा कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, और ये देश का इशू बना हुआ है, देश में पूरा मुद्दा है कि ये एसआईआर जो है वो किया जा रहा है, वो वोट की चोरी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि एसआईआर अगर वोट की चोरी है तो बीजेपी और आरजे ये जनता दल यू और उनके साथी एनडीए के लोग चुप क्यों हैं? क्या उनके वोट नहीं कटे हैं? क्या उनके वोट बढ़ा दिए? क्या चुन चुन करके किए? क्या आपको क्या समझ में आता है, क्या है इसमें सच, क्या आपको दिखता है? सच ये है कि एक नॉन क्रेडिबल सरकार जैसे केंद्र में बैठी हुई है, उसने झारखंड के अंदर कहा कि बड़े पैमाने पे घुसपैठिए झारखंड के अंदर हैं। अब चुनाव हो गया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक सरकार यहाँ चुन ली गई है, हेमंत सोरेन की सरकार
इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है और सीमाओं की सुरक्षा तो केंद्रीय सूची का हिस्सा है। इसके लिए देश का गृह मंत्री जिम्मेवार है। क्या बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर कोई ऐसा सघन अभियान अभी चल रहा है आपके, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है जिसमें घुसपैठियों की पहचान की जा रही हो? बिहार के अंदर आप घुसपैठिए की पहचान करने निकले हैं। बिहार का इलेक्शन गुजर जाएगा और किसी और स्टेट के अंदर इलेक्शन होगा और फिर आप वहां घुसपैठिया आइडेंटिफाई करने निकल जाएंगे। तो आपका इंटेंट जब शक के दायरे में आ जाता है तो जनता को सवाल पूछने का हक बन जाता है और इसीलिए कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है। दूसरी बात है कि 25 में ही तो आपने जैसे पुनरीक्षण तो मतदाता सूची का होता ही रहता है और आप ही एक बार बहस के दौरान कह रहे थे कि ये जो पुनरीक्षण हो जाएगा इसके बाद कोई बिहार में नहीं मरेगा, फिर कोई नाम जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमेशा जैसे चलता रहेगा और इस प्रोसेस को चलते भी रहना चाहिए। और ये भी सच है कि कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन पाता है। हम जैसे कंसिस्टेंटली जैसे फुल प्रूफ सिस्टम की तरफ मूव करते रहते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे ये पूरा जो इनका इंटेंट है और जिस तरीके से जनता से ये छुपा रहे हैं, क्यों? ये आपके बाप की प्रॉपर्टी, ऑनलाइन क्यों नहीं कीजिएगा? राहुल गांधी को इतना मशक्कत क्यों करना पड़ा? अगर आप दुरुस्त हैं, आप साफ सुथरे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन था। तो लगातार आप चोर की तरह जब व्यवहार कीजिएगा तो जनता को शक होगा। और रही बात की जैसे बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, जदयू क्यों नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी और महादेवपुरा के सीट का जो लिस्ट लेके आए राहुल गांधी, उसमें भी आप लाभार्थी हैं। तो जो इस पूरी प्रक्रिया का लाभार्थी होने वाला है वो जैसे, हाँ ये अलग बात है कि कभी कभी सेल्फ गोल भी होता है। हो सकता है कि बहुत सारे आपके मतदाता के नाम कट जाएं और आपको दिक्कत हो, लेकिन जब आप एक चोरी इनिशिएट करते हैं और उस चोरी के अंदर जब जनता दूसरे तरफ से सवाल करना शुरू करती है तो आप उसको एक्नॉलेज तो कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहिएगा कि हाँ भाई सचमुच में ये वोट कटा है तो इसका मतलब कि आप भी चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कीजिएगा। तो इसलिए उनके लिए ये बाध्यकारी भी नहीं है और उनके लिए ये जरूरी भी नहीं है कि बीजेपी के लोग और जदयू के लोग इस पर सवाल उठाएं। बेसिक बात यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें जनता को यकीन नहीं है। तीसरी बात है कि हो सकता है कि 2-4 घुसपैठिए आपको मिल भी जाएं, इसीलिए कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से आवाजाही क्या साधन तेज हुआ है और दुनिया जिस तरीके से ग्लोबल गांव में परिवर्तित हो रहा है उसमें जैसे इधर से उधर इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन सचमुच में ये इतना बड़ा मुद्दा है क्या कि जितना बड़ा मुद्दा आप बचाना चाहते हैं 2-4 लोग के लिए आप जैसे 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों को परेशान कर सकते हैं क्या? ये सवाल भी एक बहुत ही वाजिब सवाल है जिसके बारे में पूछा जाना चाहिए। चुनाव आयोग किसी सवाल पे संतुष्ट करने वाला कोई जवाब दे नहीं रहा है। रही बात कि बिहार से जो लोग माइग्रेट करके रोजगार के लिए गए, एक तो आपने उनको जैसे रोजगार उनकी जमीन पे दिया नहीं और दूसरे जैसे जब वो दूसरे स्टेट के अंदर गए हुए हैं और बिहारी के रूप में अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर्ड रखना चाहते हैं, इसीलिए कि बिहार में उनका घर भी है और जैसे कहने के लिए ही सही हो सकता है कि एक आध कट्ठे का कोई लैंड का प्लॉट भी हो, लेकिन जहां वो माइग्रेट करके गए हैं तमिलनाडु के अंदर, पंजाब के अंदर, वहां उनकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसके बिना पे वो फ्यूचर में जैसे पंजाबी होने की कोशिश करें तो वो लौट के बिहार ही आना चाहते हैं। इसीलिए पॉलिटिकली जैसे बिहार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हुए वो अपने बिहारी अस्मिता की रक्षा करना चाहते हैं। तो बिहारी होने की हैसियत से बिहार में आपने उनको रोजगार रोजी का तो इंतजाम किया नहीं, अब आप जैसे वोटर लिस्ट के माध्यम से उनकी बिहारी अस्मिता को भी चुनौती दे रहे हैं। वो जो बिहारी आइडेंटिटी जैसे अपना सिक्योर करना चाहते हैं उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से चलने वाली बदमाशी है और इस बदमाशी के आलोक में ही इन तमाम चीजों को देखा जाना चाहिए। और राहुल गांधी की यात्रा के बारे में जब आप शुरुआती ओपन कर रहे थे डिबेट को, हम सोचते हैं कि हम सब दो तीन और बात है उसकी चर्चा करके हम अपनी बात खत्म ही कर ले। तो आप कह रहे थे क्या इससे बिहार में परिवर्तन, पता नहीं परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल बात का सवाल है। चारों तरफ चुप्पी और तानाशाही का जो डर था, जिस तरीके से आपने स्टेन स्वामी से लेके भीमा कोरेगांव के लोगों को जेल के अंदर बंद करके, उमर खालिद से लेकर और तमाम तरह के लोगों को, और यहाँ तक कि स्वयं राहुल गांधी पे केस करा के उनकी सांसदी को खत्म करके जो आपने डर का माहौल बनाया था, बिहार की सड़कों ने उस डर को तोड़ दिया।
और डर जब टूट जाता है तो तानाशाह का जाना तय हो जाता है। ये इसका मतलब नेचुरल पॉलिटिकल फॉल आउट होता है। तो इस लिहाज से यह यात्रा शानदार रूप से सफल हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था रखने वाले वो लोग जो डरे हुए थे, उनके दिल को जरा आराम और सुकून मिला है। अभी हम इस पे यही कमेंट कर सकते हैं। अब कहिए तो हम चीन वाले मुद्दे पे भी दो चार उस पर आते हैं इसको एक जरा कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं उस पर। प्रफुल्ल भाई को और विनय भाई को भी इसलिए हमने रोका हुआ, अभी उस पर आए नहीं, उनके पास आते हैं कि हम और वीडियो, एक दो वीडियो और दिखाते हैं तो कुछ और चीजें खुल के आएंगी हमारे सामने। देखिए एक वीडियो है, ये सौरभ भारद्वाज है। सुनो जो कोई भी साथी, अच्छा ये एक अपने साथियों को बता दें कि ये सौरभ भारद्वाज को तो आप जानते होंगे, ये आम आदमी पार्टी के नेता है, दिल्ली के मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे हैं। उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा और कहा गया कि 13 ठिकानों पर छापे मारे हैं। अब 13 ठिकानों के छापे मारे हैं तो ये ठिकाने ढूंढ रहे हैं, इस तरह से अनाउंस कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर अपने इलाके में। सुनो जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। सुनो 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 जो कोई साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद। प्रफुल्ल भाई, 21 लाख का इनाम तो मिलने वाला है। ईडी के लोग तो पहले ले सकते हैं, क्योंकि ईडी के लोगों ने तो 13 जगह छापे मारे हैं, तो उनको तो पता है कहाँ कहाँ, तो 21 लाख रुपए का दावा तो कर ही देना चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि ये 3 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, और इनके अकाउंट में 15-16 हजार से ज्यादा रुपए नहीं है। हालांकि रुपए कहाँ रखेंगे, लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, लेकिन ईडी खोज नहीं पाई। और कई बार ईडी के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, या आप जो है गुंडों की तरह काम कर रहे हो, आपके पास सबूत नहीं होता, आप अरेस्ट कर देते हो। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, और इन तमाम चीजों से ये साबित होता है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए, अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है। एक और वीडियो में दिखाता हूँ, उसमें भी देखिए क्या है। ये अपने आप में ये भी अनोखा वीडियो है। अभी मुख्यमंत्री हुए, ज्यादा हुए वक्त नहीं हुआ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बदली हैं, और उनके बारे में क्या कह रहे हैं लोग, जरा ये सुनिए। कहाँ गया वीडियो? गली गली में शोर है, रेखा गुप्ता चोर है, ये गूंज रहा है दिल्ली की सड़कों पे। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बने हुए। प्रधानमंत्री के खिलाफ यहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। पूरे देश के नेता जमा हो रहे हैं कल, और नारा गूंजेगा पटना में, राजधानी में पिछले 15 दिनों से चल ही रहा है तमाम जगहों पे। रेखा गुप्ता के बारे में भी बताया जा रहा है। बीजेपी के नेता जाकर के मारपीट कराते हैं, मतलब कांग्रेस के दफ्तर में घुस जाते हैं, सदाकत आश्रम में, मंत्री उनके साथ विधायक और कौन कौन लोग होते हैं, और मारपीट बाकायदा कर देते हैं। और इसको क्या माना जाए, किस तरीके की सत्ता चाहती है बीजेपी, और क्या बीजेपी एक्सपोज नहीं हो गई है तमाम तरीकों से कि ये सत्ता लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं चलाना चाहती है। बीजेपी चाहते हैं कि येन केन प्रकारेन तमाम गुंडाई के रास्ते अपना रही है। क्या आम आदमी से डर नहीं लगता बीजेपी को? और अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता? नमस्कार सभी साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को आम आदमी से डर नहीं लगता है। आम आदमी से आशय मेरा आम आदमी पार्टी से नहीं है, क्योंकि उसके पास तो मत संग्रह के अपने तरीके हैं। वो उस ढंग से मत को हासिल कर लेता है। 2-3 बार इन्होंने अपने पक्ष में सत्ता को हासिल करके यह साबित कर दिया है कि उन्हें जनता की जरूरत नहीं है, वे उस दौर में है। और सच पूछे तो किसी भी फांसीवादी ताकत को
जो फांसीवाद हुआ है, जो लोकतंत्र के उपकरणों का इस्तेमाल लोकतंत्र के विरुद्ध करता है, लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध करता है। तो उसमें ये दक्ष हैं, इनको पता चल गया है कि फांसीवाद जैसे करता है, लोकतंत्र उसके लिए सिर्फ एक धोखा है और दूसरों को देने के लिए करता है। तो इनको किसी की कतई परवाह नहीं है। अगर क्यों परवाह नहीं, ये चाहते हैं कि अभी स्टेट भी डीप स्टेट की तरह काम करे और सभी कुछ चीजें रहे अपनी जगह पर हस्बे मामूल, लेकिन जिसको जो करना है वो करे। इसीलिए अब वो जनता के खिलाफ जनता को भिड़ा देते हैं। जहां पुलिस का काम होना चाहिए, प्रशासन का काम होना चाहिए, वहां संघ काम करता है, और जहां पुलिस का काम है वहां स्वयंसेवक सामने आ जाते हैं, जहां दूसरी एजेंसियों का काम है तो वो उसी ढंग से चलाएंगे। सारी चीजें रहेंगी अपनी जगह पर, लेकिन चीजें इनके वर्चस्व में रहेंगी। और यहाँ की क्या बात कहें, जो केंद्रीय सचिवालय है हमारा और जो विभिन्न जहां पर राज्य सरकारें चल रही है वहां के सचिवालयों का कोई पर्यवेक्षण करे, कोई देख करके आए वहां पर कौन लोग बैठे हुए हैं और ये किन की आवाजाही रहती है। और पत्रकारों की सब जगह पर लगभग उनका आना जाना बंद कर दिया गया है। वे एक खबर नहीं ला सकते हैं। खबर वही जो वो व्हाट्सएप पर चलाते हैं, वहां से खबर आती है वो देते हैं। तो इनको क्यों किसी चीज का डर नहीं है, क्यों डर है? और इनको जिस चीज का डर होना चाहिए, राहुल गांधी की राजनीति उस दिशा में इनको हाँक करके ले जा रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस ढंग से संयत भाषा में अपनी बात कह रहे थे, देखिए राहुल, आपने उनसे एक सवाल पूछा भी था कि इस वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में हुआ क्या? बिहार में हुआ यह है कि बिहार जो है जाग गया है। और बिहार को अभी मैंने एक बार यहाँ कहा था कि देखिए कलकत्ता जो है सो 300 साल का शहर है। अभी ये युवा है, इसकी आंख खुली हुई है, इसकी अस्मिता वहां से उस ढंग से शुरू होती है, परिभाषित होती है। बिहार में हमारा पटना 2500 साल पुराना शहर है। वो ऊँग रहा है, वो थकान और ऊब से परेशान है। एक बिहारी बता दे कि जो सचिवालय के सामने में जो 7 क्रांतिकारियों का जो उनकी जो मूर्ति लगी हुई है उसमें से 7 का नाम बता दे, 5 का नाम बता दे, 3 का नाम बता दे। बहुत मुश्किल होगा लोगों को बताने में। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखिए तो यहाँ पर जो है सो बच्चा आपको बता देगा, खुदीराम बोस से लेकर के दुनिया भर के तमाम क्रांतिकारियों का नाम कि कौन कहाँ थे, क्या थे और कैसे किनका क्या हुआ। तो चूंकि अब हमारा शहर बिहार है तो बिहार वो राहुल गांधी ने जगा दिया, और जगा दिया है कि देखो उस जमाने में गीत आता था विनय भाई की जो है सो क्या गठरिया में लागा चोर, उठ जाग मुसाफिर गठरिया में लागा चोर। तो गठरी में चोर लग गया है, इसकी सूचना लोगों तक पहुंच गई है और लोग हैं, अधखुली आंखों से लोग देख रहे हैं। तो 16 अगस्त से यात्रा सासाराम से शुरू हुई, और ये सासाराम वो जगह है जहाँ शेरशाह सूरी की जगह है। और कम लोग इस बात को जानते हैं कि अकबर जिस कारण से महान हुए थे, जिन कारणों से महान हुए थे, वे सारे सूत्र सासाराम से जुड़ते हैं। टोडरमल पहले सासाराम में शेरशाह सूरी के साथ काम करते थे, और दीने इलाही के तर्ज पर दीने इलाही जैसा एक अलग मजहब शेरशाह सूरी ने चला रखा था। जिस लोक कल्याणकारी स्टेट की बात बोलते हैं, उत्तरापथ और क्या नाम देते हैं, लेकिन वैसा ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी नहीं बना पाया किसी सत्ता ने। तो शेरशाह सूरी 5 साल में उस बंदे ने जितना काम किया, उस बादशाह ने, उसको लगता है कि अच्छा उनके हाथ, अभी तो आप सासाराम गए थे, आप उनके उसमें गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सबकी कब्रें एक जगह है, उनके जितने परिवार के लोग हैं सबके परिवार की, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब एक जगह है। तो वो, और कैसे, मैं चूंकि प्रसंग दूसरा है लेकिन मैं हल्का सा संकेत कर दूं कि उनकी शहादत कैसे हुई थी, वो मरे कैसे थे। मैं शहादत कर रहा हूँ, शेरशाह सूरी किसी युद्ध में मारे गए थे तो कैसे? असल में बारूद का पहला इस्तेमाल बाबर ने किया था, हुमायूं के पिता ने, और जब हुमायूं को भगा दिया गया तो कुछ बारूद रह गया था, छूट गया जाते जाते। उस बारूद का इस्तेमाल करने की जब कोशिश की गई तो हमारे इनके पास तकनीक नहीं था, तो वह कि कौन सा सैनिक इसका किस ढंग से इस्तेमाल करेगा। तो आपको शायद पता चला हो, आप अलग से बताइएगा, मुझे जहां तक ज्ञात है, आप तो गए थे वहां, कि सासाराम में, वहां सासाराम के जो शासक थे शेरशाह सूरी ने खुद कहा कि इसमें जोखिम है, इसका इस्तेमाल मैं करता हूं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, और उस विस्फोट से वो खुद जो है सो वो शहीद हो गए।
अपने सैनिकों को उस जोखिम में नहीं डाला जो तकनीक उनके पास नहीं थी। उस बहादुर बादशाह की वो जगह है जिसने लोकहित में इतने सारे काम करवाए थे, सराय बनाए थे, आज जो देखते हैं सराय सब जगह, तो वो शेरशाह सूरी ने किया था। बहरहाल वहां से यात्रा शुरू हुई और चला आया मगध में, पटना में आ गया। पटना को अब मगध ही कहेंगे, क्या कहेंगे, पटना मगध है, गया मगध पटना है, मगध ही है, पटना हाँ, मगध ही है। निश्चित रूप से मगध है। और मैं छीन नहीं रहा हूँ, मैं मिथिला नहीं कह रहा हूँ धनंजय भाई, मगध मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि अब जो के चरित्र में काफी अंतर है। तो श्रीकांत वर्मा एक हिंदी के कवि हुए, मगध में विचारों की कमी हो गई है, काफी तो मेरी आलोचना भी है, फिर मैंने भी मिथिला और विचार लिखा। तो उस मगध में विचारों की पुनर्वापसी हुई है राहुल गांधी के साथ। जिस मगध में मगध विचार की कमी से मगध परास्त होता है, ताकत के अभाव में मगध परास्त नहीं होता है। तो उस विचार की वापसी कर रहे हैं। देखिए अभी तो नीरजा चौधरी ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग तो उनके, और अब उन पर बेसी न करके उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की छवि में भारी बदलाव हुआ है और उनको भारी जन समर्थन मिला है। और जब वो कहती हैं किसी की बात इतनी खुल करके करती हैं, संकेत देती हैं, तो उसका अपना महत्व होता है। और हम सब तो उनको देखकर समझ करके, जैसे विनय भाई की बात को हम लोग महत्व देते हैं, वैसे ही नीरजा चौधरी जी की बात को भी काफी महत्व देते हैं। नहीं, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कई, ये सारी की सारी लड़ाई हमारे यूट्यूब ने लड़ी है, वरना ये मुख्य मीडिया कहाँ का कहाँ ले गया होता। ये ठीक है कि तरह तरह के इसमें भी है, यूट्यूब में भी है, लेकिन जो चैनल देखे जा रहे हैं, जो चंद मुट्ठी भर चैनल है, अभी मंजीत जी कह के गए हैं कि आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये सिर्फ मुख मुद्रा से बात बनेगी नहीं। सवाल तो अब जब इनकी सत्ता आएगी, जल्दी ही आएगी, सवाल इनसे यह भी पूछा जाएगा कि जब संकट की घड़ी में आप थे, आपके साथ ये चैनल खड़ा था, आप इस चैनल के साथ कितने खड़े थे? उस समय में जवाब देंगे गुरदीप सप्पल और तमाम लोग। अभी तो इनसे सवाल हम नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे साथ कितने खड़े हैं, कितने पत्रकार जेलों में बंद थे, तो उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया। अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बीच लड़ाई में पागल हाथी की तरह अपनी सेनाओं को रौंदना उचित नहीं होता है। हम समझते हैं कि कांग्रेस इस समय में लड़ाई में है, कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष लड़ाई में है। क्यों लड़ाई में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो है सो गैर संसदीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का गठन चुनाव लड़ करके सत्ता हथियाने के लिए हुआ था, कोई राजनीतिक आंदोलन करने के लिए नहीं हुआ था। आप देख लीजिए उनका इतिहास, कब उनका गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, चुनाव आयोग का गठन पहले हुआ या भारतीय जनता पार्टी का गठन पहले हुआ, तो उससे चीजें चल जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस समय में और इस मामले में वो अकेली पार्टी है जो सबसे अलग है, उसकी विचारधारा, उसका सोचना विचारना, उसका संगठन सब कुछ अलग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब, इसलिए अभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बदल दिया। अब देखिए कि हमारी दिक्कतें क्या है। अब बहन मायावती जो है वह कह रही हैं कि वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगी अलग से, उनको हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है। अगर वो राजनीतिक पार्टी है तो सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी करना राजनीति नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ करके सत्ता या जनप्रतिनिधि बन करके और बहुत कुछ करना ही राजनीति नहीं है। राजनीति तो उस दुख दर्द में लोगों के साथ खड़ा है। हाँ, आपको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन बहन मायावती से अनुरोध है कि हक के हासिल पर विचार कर लीजिएगा कि इस हक के इस्तेमाल से जो हासिल होगा वह किसके पक्ष में जाएगा। बहरहाल उस पर बेसी टिप्पणी नहीं करके, उन्होंने कह दिया कि आशा आनंद जी जो आकाश आनंद और रामजी गौतम जो हैं और बिहार के लोग उसके प्रभारी हैं, उसको देखेंगे। मैं समझता हूँ कि गंभीरता से ये बात है कि वो चुनाव लड़ेंगी, वहां पर देखिए उसका क्या असर पड़ता है। तो ये मामला है। अब राहुल गांधी पर भी तरह तरह के बातें उठाई जा रही है। देखिए राजनीति अभी ये प्रसंग को इसी ढंग से हम समझते हैं, समझना चाहिए हमको, क्योंकि बिहार में काफी बदलाव हुआ है, भारत की राजनीति में भी बदलाव हुआ है। ये इसको सिर्फ बिहार तक महदूद रखना ठीक नहीं है। ये पूरे भारत की राजनीति में बिहार के वोटर अधिकार की यात्रा की उसकी अनुगूंज सुनाई दे रही है। और
ये मत समझिए कि सिर्फ टैरिफ के कारण उनको लग रहा है। जो दूसरे देशों में भारत का सम्मान बढ़ा है वो इसलिए नहीं। हम लोग जो भावी पीढ़ी होती है ना, विदेश नीति इस तरह से पढ़ते हैं कि वर्तमान शासक और भावी शासक से हमारे रिश्ते कैसे होंगे। अमेरिका 25 साल पहले जो कौन भावी शासक बनेगा भारत का, इसका हिसाब किताब रखता है, तो चीन क्या अगले ही सेशन का हिसाब किताब नहीं रखता है? तो भारत उनके साथ जो सलूक हो रहा है वह यह सोच कर हो रहा है कि भारत का अगला शासक जो होगा उसके साथ रिश्तों को अच्छा करने का रास्ता यहां से हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी चीन को लेकर के काफी संवेदनशील है और रहे हैं। अगले चरण में जब उसका अवसर आएगा तब मैं अपनी बात उचित तरीके से रख पाऊंगा। जी, आपने याद दिलाया है सासाराम का, तो मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अच्छा याद दिला दिया है। ये शेरशाह का मकबरा है, ये रेड वाला है शेरशाह का, बाकी फैमिली का। दिखा ही देते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ विनय भाई आपके पास, और जो थोड़ा सा आप चलते हैं चीन की तरफ। ये चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं वो हम सब ने देखा। 7 साल के बाद खुद नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं जिनपिंग से। 7 साल पहले झूला वगैरह झुलाया था, फिर गलवान का की झड़प हुई, फिर जो है पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा दिखाई पड़ा, फिर अमेरिका से तलखी हमारी इतनी बढ़ गई कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा उससे, अब इधर जाए चाहे उधर जाए वाला हाल हो गया। तो उसने दुत्कार करके भगा दिया, तो हमारे पास मौका यही है कि हम दुश्मन से भी हाथ मिलाए, उसको दोस्त बनाने का प्रयास करें। एक तो इसमें भी बताइए, क्या चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? जिनपिंग ने तो कहा है कि हम साझेदार हैं और मिल करके हम तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को इससे बड़ा तकलीफ हुई होगी। और चूंकि ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी और ब्रिक्स को लेकर के भी अमेरिका परेशान हुआ, और उसके बाद फिर जो है हमें चीन भारत जो है रसिया के साथ खड़ा हो गया कि ज्यादा आपने तेल खरीद लिया, उससे नाराज हुआ, कई नाराजगी की वजह हुई। अब चीन के साथ जिस तरह से फिर अगर उधर बढ़ रहा है झुकाव, ब्रिक्स का ये भी करने जा रहा है भारत, अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। कुल मिलाकर के चीन के साथ जो शंघाई में मीटिंग हो रही है, क्या कुछ नया रास्ता खुलने वाला है ये आप देख पा रहे हैं? क्या अमेरिका इससे और चिढ़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी जो भारतीय राजनीति में एकदम घिरे हुए जैसे लग रहे हैं, मोदी जी को जैसे लगता है कि घेर दिया है राहुल गांधी ने नैरेटिव कर करके। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से अचानक सीज फायर हुआ, उसके बाद जो छवि बनी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि चीन की यात्रा और इससे मोदी जी को फायदा होगा, देश को फायदा होगा? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, जहाँ तक मोदी जी की जो चीन यात्रा है उसमें जो डिप्लोमेसी ये बड़ा अच्छा लिखा है, जरा देखिए, झूला से झोला तक। हाँ जी। डिप्लोमेसी में जो है ना धनंजय भाई, जो वर्ड पे बहुत गौर करना चाहिए कि कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया, और तो तभी आप पकड़ पाते हैं कि आखिर बात क्या है। कि जिनपिंग ने ये नहीं कहा है कि भारत हमारा दोस्त है, उसने ये कहा है कि भारत हमारा साझेदार है। किसमें साझेदार है? तो विकास की यात्रा में साझेदार है। तो ये साझेदारी तभी तक है जब हमारे हित मिलते हैं, हमारा रास्ता मिलता है, ठीक है। जब ये नहीं मिलते हैं तो हम नहीं है। और लेकिन क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय जो कूटनीति होती है उसमें कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, हित जो है वो स्थायी होते हैं। तो आप पहले देख चुके हैं कि एक समय में रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र था, लेकिन वो जो डिग्री वाला जो ये होता है, जब 62 की लड़ाई हुई तो रूस ने कहा कि भारत हमारा मित्र है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि चीन और रूस के साथ कितनी लंबी उनकी सीमा मिलती है, किस तरह से उनका इतिहास मिलता है, किस तरह से उनके रिश्ते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह से आप देख लीजिए। ये जो पाकिस्तान को चीन ने जो हथियार दिए, जो हमारे सेना
अधिकारी ने जो कमेंट दिया कि 81% हार्डवेयर जो है पाकिस्तान के पास में चाइनीज सप्लाइड है ना। तो आप क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होती कि मिलिट्री हिस्ट्री की लोग के पब्लिक डोमेन में नहीं आती, पीछे ही चलती रहती है। 62 के बाद से ही 65 के बाद और ज्यादा लगातार चीन ने पाकिस्तान को अपना वो जो है हथियारों की आपूर्ति लगातार करते रहे, क्योंकि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो लड़ाई जो 65 की जो लड़ाई थी उसमें जो है वो भारत के साथ ये धोखा किया गया कि उनको इस बात का कि हवा नहीं लगने दी गई कि पाकिस्तान के पास जो सप्लाई जो है वो आर्म्स का बहुत शॉर्ट सप्लाई है, और अगर युद्ध थोड़ा भी लंबा चलता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है, जिसको किसी भी तरह से जो वेस्टर्न पावर नहीं होने देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बल्कि एक थ्योरी ये भी है कि जो अंग्रेज जब यहाँ से गए तो पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पे उनके पांव जमे रहे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है आजादी के बाद भी वहां के जो सेना अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश सैनिक वहां पे रहे, 65 तक भी रहे, और वो तमाम चीजें वहां पे रही। अभी जो फिलहाल जो स्थिति है वो जैसे आप देखते हैं कि जंगल में जब शिकार किया जाता है तो लोग हाका लगाते हैं, और हाका इसलिए लगाते हैं कि उनका जो शिकार है वो वांछित दिशा में वो भागे जहां पहले से ट्रैप लगा हुआ है। तो ये स्थिति ऐसी है कि कभी ये एहसास होता है कि चीन और अमेरिका ने मिलकर के एक ट्रैप लगाया है और भारत को हाँक करके उस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। देखिए, चीन जो बड़ा हुआ है आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से जो बड़ा हुआ है वो अपनी ताकत पे कम और अमेरिका की सहायता और अमेरिकी बाजार और अमेरिकी नीतियों की वजह से ज्यादा हुआ है। और बहुत कोशिश रही है अमेरिका की पाकिस्तान पे वो, अगर आपको थियानेनमेन घटना अगर याद होगी तो थियानेनमेन में अमेरिका का बहुत रोल है उसको हाईलाइट करने में। उस समय में फॉरेन जर्नलिस्ट होते नहीं थे, गोरबाचेव का उस समय में दौरा था, उसी समय में ये हम डाइवर्ट कर रहे हैं, वापस हम आते हैं कि अब ये जो है ये शॉर्ट टर्म है, पर मोदी जी के चीन जाने से मोदी जी को कोई फायदा नहीं होने वाला। देश को भले थोड़ा बहुत फायदा हो पाए अगर वो इस बात की तैयारी ठीक से करे कि ये जो ये आपके लिए वही है कि एक माने आज आप जीवित बच जाए ताकि कल लड़ाई कर पाए, वो स्थिति है ना। बाकी मीडिया में जो चीजें चलती रहती है कि भाई हम मोदी साहब ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं और जो है अब बिल्कुल हम जो है चीन और हम भारत एक साथ होकर के जो है अमेरिका को नानी याद दिला देंगे। अभी भी आप देख लीजिए, आप इतिहास में देखेंगे तो आप इतिहास में देखेंगे कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है या पूरे इस खित्ते में उस समय में पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का सेंटर जो था वो यही इलाका था, और उसमें कम से कम आप देखेंगे कि 1000-1500 साल के इतिहास में चीन और इंडिया एक दूसरे के कॉन्टेस्टिंग पावर है, चाहे वो नेवल पावर है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो ट्रेड है। विचारों का भी आदान प्रदान है पर वो कॉन्टेस्टिंग पावर है, और हमारे डिस्प्यूट भी है। तो हमको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि हमारा हित किधर है, हमारे टकराव क्या है, और हम किस तरह से इस स्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में आपको इस चीज को संभाल करके चलना पड़ेगा कि कहाँ आप कितना जोखिम मोल ले सकते हैं। पहले ही मोदी जी ने जो है इतना जिसको बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना कि एक ही बार में गाड़ी को जो उन्होंने 3rd गियर में उठा लिया और चक्का आगे से उठ गया उनका।
तो वो बगैर इस चीज की तैयारी किए हुए कि अमेरिका पे उन्होंने इतना ज्यादा भरोसा किया, और ये डिप्लोमेसी की और इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेलियर है कि किस तरह से जो है अमेरिका अगर कोर्स चेंज कर लेता है तो हम क्या करें। और हमने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तो हम बात करते हैं, लेकिन हमारा बाजार और हमारी जो सामरिक चीजें जो है वो क्रिटिकली डिपेंडेंट चीन और अमेरिका पे, दोनों जगह हमारी जो है बिल्कुल गला फंसा हुआ। अगर आज कहने को आप छोटे छोटे गांव में जाइएगा, आप गांव में बोलिएगा कि हमको एक चाकू बनवाना है गांव वाले स्टाइल का, तो वो गांव का लोहार भी बोलेगा कि सर ये वाला मत लीजिए, ये इसमें बहुत महंगा पड़ेगा और अच्छा भी नहीं होगा, और बोरा के नीचे से निकालेगा, ये चाइनीज ले जाइए बहुत अच्छा है। तो उस तरह से उनकी घुसपैठ जो है हमारे बाजारों तक और जैसे सर ने कहा कि डिप्लोमेसी में जो है लंबे असर की बात करते हैं। अमेरिका जो है उनका रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन और तमाम जो है वो पहले से ही स्पॉट करते हैं कि कौन कौन लोग जो पोटेंशियल लीडर है, और जो सीनियर जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के नाम पे वर्ल्ड बैंक पे IMF में उनकी ट्रेनिंग होती है, और वो फिर लौट करके आते हैं और उनकी फिर क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन मेकर्स वो होते हैं। तो ये जो चीज जो है हमको समझने की जरूरत है इंडियन लीडर्स को भी, और ये बात जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि खेल कैसे होता है। जो पब्लिक डोमेन से जो फॉरेन पॉलिसी और ये सब जो गायब हुई है, हमको बताया जा रहा है कि भाई ये हमारे जयशंकर साहब जो है एकदम डांट दिया अमेरिका को, यूरोप वालों को तो ऐसा डांटे कि भाई बस उसका पैंट में सुसु नहीं हुआ, बाकी वो जाके किनारे में जा करके चला गया। जी जी प्रफुल्ल सर कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे। नहीं आता प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास मैं आता हूँ। ये हमारे लियोनोरा फिनर्टी भाई ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है कि धनंजय, हैव यू हर्ड द रूमर्स ऑस्ट्रेलियंस हैव कम आउट ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया डेमोन्स्ट्रेटिंग आस्किंग फॉर डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस। न्यूज तो ये आ रही है भाई, अब रूमर है या क्या है इसकी तस्दीक मैं भी नहीं कर सकता। ये विनय भाई और हमारे शैलेंद्र भाई और प्रफुल्ल भाई भी इस पर बता सकते हैं। और ये है कि वहाँ भारी प्रदर्शन हुआ है, और मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पंथ जैसे यहाँ सब जगह हिंदुस्तानी शुद्ध प्योर बना रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी प्योर बनाने वाले लोग हैं। हर किसी को प्योर चाहिए भाई, मिक्स क्यों चाहिए? और उनको भी लग रहा है कि इंडियंस आकर के गड़बड़ी क्रिएट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और एक बड़ी संख्या में लोग अलग अलग शहरों में उतरे हैं इंडियंस के खिलाफ और कह रहे हैं भगाओ इसको। हालांकि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ये सब नहीं चलेगा, और ये जो नस्लीय है और घृणा की राजनीति जो है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, उन्होंने कहा कि घृणा की राजनीति ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं चलने देंगे। भारत में तो सरकारी साथ खड़ी हो जाती है। विनय भाई, आप कुछ कहिएगा इस पर, या सीधा मैं चला जाऊं शैलेंद्र भाई के पास? नहीं, देखिए ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है चूंकि हम क्या होता है कि हमारा जो न्यूज वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंग्लैंड अमेरिका वो रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है वहाँ, ऑस्ट्रेलिया में चीन की और भारत के लोगों की वहां पर बहुत वो, तो चीन की जो है वो तो फिर भी कम खबर, चूंकि हमको कंसर्न नहीं करती, तो पर इंडियंस ने बहुत वहां गड़बड़ी की है। और खास करके जो कम्युनिटी वहां गई है वो टैक्सी चला रही है और लाइसेंस और तमाम तरह की चीजें वहां पे, तो ये वहां पे गुस्सा तो है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे 10:30 बजे। धन्यवाद, शुक्रिया।